ब्रीटो, हेंड्रिक और क्रीमर बादशाह खान के पास पहुंच चुके थे। इन लोगों की शख्सियतें बेहद पुरस्कार थी। हेंड्रिक जर्मन था, ब्रीटो अंग्रेज़ और क्रीमर हॉलैंड का बाशिंदा था, लेकिन चारों इंतहाई करीबी दोस्तों की तरह थे। और जैसा कि मार्लिनो ने शीरान को बताया था कि इन चारों के साथ मज़ीद 4 अफराद भी थे और ये 8 अजीमुशान गिरोहों के सरबराहान थे और 8 को मिलाकर एक बहुत बड़ा गिरोह बन जाता था। बहरतौर बादशाह खान ने इन सब का इस्तकबाल किया और फिर मार्लिनो के सिलसिले में खुफिया मीटिंग का आगाज़ हो गया। सबसे पहले क्रीमर ने अपनी मालूमात से आगाह किया कि मार्लिनो की शख्सियत कांगहू में बहुत ही नुमायाँ समझी जाती है और शायद इसका नाम वहाँ के हुक्काम में भी मकबूलियत हासिल है। ये तमाम मकबूलियत मार्लिनो किस तरह हासिल की, इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन दोस्तों, क्या यही मार्लिनो हो सकता है? मेरा ख्याल है मिस्टर हेंड्रिक इस सिलसिले में कुछ बता सकते हैं। मैंने बारहा अपनी इस हिमाकत का एतराफ़ किया है कि इस पर कुछ तजर्बात करने के बाद मैंने उसे एक इंतहाई बेकार इंसान बना दिया था। मेरे तमाम फार्मूले और मेरे सारे प्रोग्राम इसके ज़हन में महफूज थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो कमबख्त मेरे बस से बाहर हो सकता है। जो कुछ वो मेरे पास से लेकर गया वो इतना है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी वो मेरी सारी यादाश्त ले गया, जो ख़ुद भी मेरे पास मौजूद नहीं। मेरा ख्याल है कि मार्लिनो में एक किताब की हैसियत से अपने साथ रखूँगा और जब भी मुझे किसी मसले में ज़रूरत पेश आएगी मैं इससे इस्तिफ़ादा कर लिया करूँगा। मैंने इसकी अपनी शख्सियत ख़त्म कर दी थी। ये दूसरी बात कि मैंने इसके हाथ पाँव को दोबारा इस काबिल बना दिया था कि वो उनसे असली पाँव की मानिद बल्कि इससे भी कुछ ज़्यादा हैसियत से काम ले सके। मार्लिनो ने इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठाया और कुछ अर्से तक मैं इसकी तलाश में रहा और बिलाखिर नाकाम हो गया कि अब इस नुकसान को बर्दाश्त कर लेना चाहिए कि वो कहीं मरखप क्या होगा। लेकिन अब जो ये नाम सामने आया है तो यकीनी तौर पर मुझे तशवीश हो सकती है। बैंकॉक में इसके नाम की हैसियत है, अभी कोई ख़ास नहीं, बस मंशियात के कुछ स्मगलर इसकी हंगामा आई हुई है और इसने इन्हें कत्ल कर दिया। ये स्मगलर बड़ी ताकतवर शख्सियत के मालिक थे। यहाँ के अड्डे मार्लिनो के कब्ज़े में आ चुके हैं। बहरहाल मैंने मुनासिब समझा कि अगर ये ख़तरा में दरपेश है तो हमें कोई मुनासिब इंतज़ाम कर लेना चाहिए। मुनासिब फ़ैसला क्या हो सकता है बादशाह खान? ब्रीटो ने कहा। यही मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। तो फिर इसके लिए मुझे इजाज़त दी जाए कि मेरे ज़रिए वजूद में आई है मैं इसका सद्देबाब कर सकूँ। मैं कांगहू जाऊँगा और वहाँ के मार्लिनो के बारे में मुफस्सिल मालूमात हासिल करूँगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। हेंड्रिक ने कहा। बेहतर यह है कि इसके बारे में मालूमात हासिल करो और जहाँ भी मौका मिले उसे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। तो फिर इस सिलसिले में अपनी खिदमत पेश करता हूँ। हेंड्रिक का वहाँ जाना मुनासिब नहीं होगा, क्रीमर ने कहा। नहीं मिस्टर कैरीमर, मेरे ख्याल में हेंड्रिक इस सिलसिले में ज़्यादा बेहतर इक़दाम कर सकते हैं, चूँकि इस शख्स को वो ज़्यादा समझ सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो इनके साथ इस मुहिम में शरीक हो जाएं। और मिस्टर हेंड्रिक, अगर आप मेरी ज़रूरत महसूस करें तो मुझे भी कोई एतराज़ ना होगा। मेरे ख्याल में मिस्टर क्रीमर और मैं कांगहू रवाना हो जाते हैं। आप मुतमईन रहें बादशाह खान और हमें इस काम की इजाज़त दें। ठीक है, बादशाह खान ने गर्दन हिला दी। आप लोग हस्बे मामूल अपनी अपनी पसंदीदा जगहों पर क़याम करेंगे या कोई मैं बंदोबस्त कर दूँ? नहीं, हम अलग ही रहना चाहते हैं, हेंड्रिक ने कहा और बादशाह खान ने शाने हिला दिए। थोड़ी देर बाद वो सब उठ गए। मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी। सब ने बादशाह खान से हाथ मिलाया और फिर एक एक करके बाहर निकल गए। बादशाह खान न जाने क्यों इन तमाम बातों से मुतमईन नहीं था। इसने पाँव फैलाकर आंखें बंद कर ली। पहाड़ों का खौफनाक बूढ़ा न जाने किन परेशानियों के शिकार था कि अचानक सामने रखे हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। उसने कायले से रिसीवर उठाया और कान से लगाया। हेलो, वो भारी आवाज़ में बोला। कीथरो बोल रहा है। बादशाह खान, मुझे मालूम हुआ था कि मीटिंग ख़त्म हो चुकी है और मेहमान जा चुके हैं। क्या बात है? मैं हाजिर होना चाहता हूँ। कोई ख़ास वजह? हाँ, बहुत ही ख़ास। ठीक है, आ जाओ, बादशाह खान ने कहा और रिसीवर रख दिया। इसके बाद वो उसी तरह आंखें बंद करके नीम गुनूदगी के अंदाज में बैठा रहा और उस वक्त चौंका जब दरवाजे से कीथरो ने अंदर आने की इजाज़त तलब की। इसने इजाज़त दे दी और नीमा आंखों से देखने लगा। क्या बात है कीथरो? बादशाह खान ने पूछा। गाउची के बारे में कुछ मालूमात हासिल हुई हैं क्या? बादशाह खान संभल कर बैठ गया। ग्रीथा गाउची हिलाक हो चुका है। ओह, क्या ये तस्दीकशुदा खबर है? यकीनन इसके एक साथी एंड्रा गाउची इस वक्त मेरे पास मौजूद है। क्यों आई है वो? ग्रीथा गाउची के बारे में तफसीलात फराहम करने और हमारे पास पनाह लेने। मैंने इससे वादा तो नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर कहा कि बादशाह खान तक उसकी दरख्वास्त पहुँचा दूँगा। ठीक है, ये बातें बाद में हो जाएगी। पहले ये बताओ कि गाउची कैसे मारा गया? इसके गिरोह के और भी अफराद मारे गए थे या वो तनहा था? एंड्रा का कहना है कि वो तमाम अफराद मारे गए जो गिरोह में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते थे। ओह, कैसे? मगर कैसे? इसकी तफसील मालूम हो सकी या नहीं?
इन्हें मार्लिनो के साथियों ने कत्ल किया है। बहुत बड़ी बात है। मार्लिनो तो यहाँ तक तबाही मचा दी है। गालिबन वो मनशियात की मार्केट अपने हाथ में लेना चाहता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि कल वो स्मगलिंग के दूसरे ज़राए भी काबिज होने की कोशिश करे। अजीब बात यह है कि मार्लिनो के लिए जो शख्स काम कर रहा है वो कबायली है। क्या मतलब? बादशाह खान एक बार फिर चौंक पड़ा। एंड्रा गाउची मार्लिनो के अड्डों से इस कबायली की तस्वीर भी हासिल करने में कामयाब हो गई है। गुड, वेरी गुड। क्या वो तस्वीरें साथ लाई है? जी हाँ। कीथरू ने जेब से तस्वीरों का पैकेट निकाला और बादशाह खान के सामने पेश कर दिया। बादशाह खान ने पुरतजस्सुस अंदाज में पैकेट से एक तस्वीर निकाली। ये शीरान की तस्वीर थी। बादशाह खान उसे देखा और दूसरे लम्हे तस्वीर इसकी चुटकी से छूटकर नीचे गिर पड़ी। उसने बेख्तियार झपटा मारकर उसे उठाया और आंखों के बिल्कुल करीब करके देखने लगा। इसका चेहरा आग की तरह सुर्ख हो गया और आंखों से दीवानगी झांकने लगी। नामुमकिन, खुदा की कसम नामुमकिन। ये भला कैसे हो सकता है? ये कीथरू क्या वाकई? उसने लिफाफे की तमाम तस्वीरें उलट दी और बेसब्री से उन्हें देखने लगा। इसके होंठों से तरह तरह की आवाज़ें निकल रही थी और कीथरू इस मर्द आहन की इस कैफियत को तजुब से देख रहा था। बादशाह इसकी निगाहों में एक माफूकुल फितरत हस्ती का नाम था जो कहीं भी मात नहीं खाता था। बादशाह खान देर तक इस अजीब हालत में उतरा रहा। फिर वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभालने में कामयाब हुआ और भराई हुई आवाज़ में बोला, कीथरू, एंड्रा को अपने साथ रहने दो। मैं तुम्हें कुछ ख़ास सदायत दूंगा, लेकिन अभी नहीं। फौरी तौर पर सारे काम बंद कर दो। मेरा मतलब है ऐसे अहम काम जिनमें इस शख्स से मुठभेड़ का ख़तरा हो। मैं तुम्हें हिदायत भी दे सकता था कि इसे जहाँ भी देखो घेरो, गिरफ्तार कर लो या कत्ल कर दो, लेकिन अभी नहीं। मैं इसके लिए बाकायदा प्लानिंग दूंगा। जो हुक्म बादशाह खान, लेकिन मैं एक सवाल करने से बाज नहीं रह सकूँगा। कहो कहो, क्या कहना चाहते हो? बादशाह खान ने उसे तेज़ आंखों से देखते हुए पूछा। आप आज तक किसी से मुतासिर नहीं हुए। आपने मार्लिनो का नाम सुनकर भी किसी खास परेशानी का इजहार नहीं किया, लेकिन ये तस्वीर देखकर आप काफ़ी उलझ गए हैं। मैं इस शख्स के बारे में मालूमात करना चाहता हूँ। अभी नहीं समझो कि ये दुनिया का ख़तरनाक तरीन आदमी है, कबायली है। मुझसे ज़्यादा इसे कोई नहीं जान सकता। ये जितना ख़तरनाक है तुम इसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। रूए ज़मीन पर मेरा इस जैसा बदतरीन दुश्मन और कोई नहीं होगा। मैं सबसे ज़्यादा नुमान खान के लिए परेशान हूँ। नुमान खान और उसके भाइयों के लिए खुसूसी इंतजाम करना होंगे, बल्कि मुझे तो अब ये शुबा हो रहा है कि ये शख्स हमारी ही बू सूंघता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। बादशाह खान की मुट्ठियाँ बार बार भींच रही थी। वो शदीद हिजान का शिकार नजर आ रहा था। कीथरू ने उससे ज़्यादा कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा। इसने गर्दन झुकाकर कहा, तो बादशाह खान, मुझे इजाज़त है। सुनो, ज़रा ठहर जाओ। मेरे ज़हन में एक और ख्याल आ रहा है। नुमान खान के बारे में जो रिपोर्ट तुमने दी है, इस पर मैं मज़ीद तशवीश का शिकार हो गया हूँ। इसके पास आजकल हीरोइन है जिसे वो फ़रोख्त करना चाहता है। जी हाँ, और मैं आपको इसकी तफसीली रिपोर्ट पेश कर चुका हूँ। क्या बैंकॉक में इन हालात में हीरोइन ख़रीदने वाली कोई दूसरी पार्टी मिल सकती है? मेरा ख्याल है कि नहीं जनाब। माली ने जिस तरह यहाँ की मार्केट पर कब्जा जमा रखा है, इससे रिटेल बिजनेस करने वाले तो ख़त्म हो चुके हैं। गोया बैंकॉक में हीरोइन फ़रोख्त करना बेहद मुश्किल काम है। ठीक है, कितने हीरोइन तुम खरीद लो। नुमान खान से एक ऐसी पार्टी तैयार करो जो हीरोइन ख़रीदने में दिलचस्पी का इज़हार करे और फिर उसकी मुँह मांगी कीमत पर यह सौदा कर लो। उसे अदायगी कर दो। हीरोइन अपनी तहवील में ले लो, समझे? बहुत बेहतर, लेकिन इसकी वजह नहीं समझ सका हूँ। कीथरू ने कहा, मैं नहीं चाहता कि नुमान खान हीरोइन फ़रोख्त करे और इसके लिए मार्लिनो के एजेंट शीरान से रुजू करे। वो नुमान खान का भी दुश्मन है। मैं उन्हें आमने सामने नहीं देखना चाहता। अभी हालात मुझे इसकी इजाज़त नहीं देते कि मैं वो बड़ा खेल खेलूँ जो मेरे जहन में महफूज है। फ़िलहाल नुमान खान को शीरान से ख़तरा लाहिक है। चूँकि तुम फ़ौरन एक ऐसी पार्टी का बंदोबस्त करो और एक ऐसे आदमी इस्तेमाल करो जिनके बारे में नुमान लाइल्म हो। मेरा ख्याल इस काम में तुम्हें दुश्वारी नहीं होगी। नहीं होगी जनाब, आप बिल्कुल मुतमईन रहें। कीथरू ने जवाब दिया। सॉरी कीथरू, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रहा हूँ, लेकिन मेरे दोस्त, हालात का तकाजा यही है और मैं तुमसे पूरी तवक्को रखता हूँ कि जिस अंदाज में मैंने कहा है इसी अंदाज में तामील भी करोगे। यकीनन बादशाह खान, ये मेरा रिकॉर्ड है। ठीक, अब तुम जाओ, बादशाह खान ने कहा और कीथरू अदब से गर्दन खम करके कमरे से बाहर निकल गया। कीथरू के जाने के बाद बादशाह खान का इज़्तिराब कुछ और बढ़ गया। वो शदीद ज़हनी तनाव का शिकार नजर आ रहा था। काफ़ी देर तक पुश्त पर हाथ बांधे कमरे में टहलता रहा। वो कोई बेचैन भेड़िया मालूम हो रहा था। नुमान खान और इसके 8 भाइयों से उसे बेहद प्यार था। वो इसके मरहूम भाई की औलादी नहीं थे, बल्कि अब यही बादशाह खान का ख़ानदान था। जो कुछ हो चुका था वो बादशाह खान की पेशानी पर बदनुमा धब्बा था और वो खुद भी शीरान से इंतकाम लेना चाहता था। इसे ख़तरा था कि कहीं शीरान नुमान खान की तलाश में ही यहाँ तक ना पहुँचा हो। चुनांचे उसे नुमान की ज़िंदगी ख़तरे में महसूस हो रही थी। कुछ देर तक सोचते रहने के बाद इसने एक फ़ैसला किया और टेलीफोन के पास पहुँच गया। ब्रीटो, हेनरिक और क्रीमर अभी बैंकॉक में मौजूद थे।
वो जानता था कि ब्रीटो ख़ास तौर से नुमान खान की दोस्ती है और ब्रीटो ही ये काम कर सकता है कि उसके जहन में आया था। चौधरी से फ़ोन पर ब्रीटो से रब्ता कायम किया और थोड़ी देर के बाद ब्रीटो से मिल गया। हेलो खान, कैसे मिजाज है? ब्रीटो ने पूछा। बहुत ख़राब, मैं बेहद परेशान हूँ, बादशाह खान ने जवाब दिया। मुझे लगता है डॉक्टर ब्रीटो, जैसे हफ्ता नई और तशवीशनाक बातों का है। आखिर बात क्या है? ब्रीटो भी उलझन में पड़ गया। फ़िलहाल तफसील नहीं बताऊंगा। यूँ समझो कि मार्लिनो के नाम के साथ एक ऐसा नाम मेरे सामने आया है जो मेरे लिए मार्लिनो से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये हमारा निजी बल्कि ख़ानदानी मामला है। हालात कुछ ऐसे ही हैं। बहरहाल तुमसे एक अहम काम आ पड़ा है। मैंने हमेशा तुम पर मोहब्बत और भरपूर ताउन किया है, मुझे इसका एतराफ़ है, इसलिए मैंने तुम्हें इस काम के लिए मुंतखब किया है। काम क्या है बादशाह खान? नुमान खान और उसके तमाम भाइयों को लेकर हांगकांग चले जाओ। नुमान खान के सामने कोई ऐसा प्रोग्राम पेश करो जिसमें उसे बहुत बड़ा माल और माली फ़ायदा नज़र आए। हांगकांग में तुम्हें उस वक्त तक रहना होगा जब तक कोई नई इत्तला नहीं देता। तुम्हारे ख्याल में ये काम कितना तवील हो सकता है? ब्रीटो ने सवाल किया। मुमकिन है 2-3 माह लग जाएं, बादशाह खान ने जवाब दिया। लेकिन बादशाह खान, मैं यहाँ से 2-3 माह तक बाहर नहीं रह सकता। मुझे अपने मामलात भी संभालने होंगे और फिर तो मैं क्रीमर के साथ। मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ अर्सा तुम हांगकांग में गुजारा कर लो। नुमान खान को वहाँ ऐसे उलझावे डालो कि वो वहाँ काफ़ी अरसे तक रहने पर मजबूर हो जाए। तुम आईवी के जरिए काम कर सकते हो, उसे वहाँ छोड़ देना। मैं आईवी को इस बारे में इत्तला दे दूंगा कि मेरा काम मुकम्मल हो चुका है, लिहाजा वो बैंकॉक वापस आ सकती है। क्रीमर को कांगू रवाना कर दो, मजबूरी है वरना। हाँ, ये मुमकिन है, मैं आईवी पर भरोसा कर सकता हूँ। वैसे बादशाह खान, मैं ज़हनी तौर पर परेशान रहूँगा। आखिर ऐसा क्या मामला है जिसने तुम जैसे आहनी इंसान को भी परेशान कर दिया? डॉक्टर ब्रीटो ने कहा। बहरहाल मुझे ये काम कब तक कर लेना चाहिए? डॉक्टर ब्रीटो ने पूछा। मेरे ख्याल में 2 या 3 दिन रुक जाओ। इस दौरान तुम कोई प्रोग्राम बनाकर नुमान से इस बारे में गुफ्तगू कर सकते हो। इस दौरान तुम नुमान से करीब रहकर ये कोशिश भी करोगे कि कहीं ना जाने पाए। समझ रहे हो मेरा मतलब? हाँ समझ रहा हूँ और सख्त मुतज्जिब भी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। तुम इस बारे में मुझे तफसीलात बताओ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, मैं तुम्हारा ये ताउन हमेशा याद रखूँगा। ये कहकर बादशाह खान ने सिलसिला मुनक़ते कर दिया और एक सोफे से टिक कर गहरी गहरी सांसें लेने लगा।